नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे जीएस के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 1 में। आज उसी के आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट दिया हुआ है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। यानी कि जो हरित क्रांति शब्द है, इस शब्द के प्रतिपादक अगर पूछा जाए कौन थे तो कौन हो जाएंगे, विलियम गार्ड। फिर हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, और कहाँ के थे, यूएसए के थे। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से है, एमएसपी से, ठीक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला पॉइंट देखते हैं। अब पूछा जाए अगर इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो टेंसले ने दिया। फिर ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया, तो ये किसने दिया, लिंडेमान ने दिया था। केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन साइटोलॉजी, ठीक। किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनॉर्म पद्धति की शुरुआत की, तो कार्लोस लीनियस ने, ठीक, द्विनॉर्म पद्धति की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं। फिर दिया पंच जगत वर्गीकरण। तो पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो विटकर ने दिया था। अब 2 पॉइंट और हैं इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। इस तरह की कोशिका में, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक होती है, इसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। उदाहरण जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ऐसी कोशिका वाले जीवों को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि 2 पॉइंट है इसमें, केंद्रक सुसंगठित नहीं होता और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। फिर यूकैरियोटिक में इसमें झिल्ली सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसमें संगठित नहीं होता, इसमें संगठित होता है। तथा इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली, गाल या कपोल में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीवों को यूकैरियोटिक्स कहते हैं, ठीक। लिखा है जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि जो जंतु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है अगर पूछ ले, तो सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं। सिद्धांत, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया अगर पूछा जाए, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने की थी। फिर है रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब इन्होंने ही रक्त समूह बताए थे, ए बी और ओ। तो सर्वदाता अगर रक्त समूह पूछ ले तो O- हो जाएगा, O-। सर्वदाता यानी कि सबको दे सकता है रक्त। सर्वग्राही सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो AB+ हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज अगर पूछे तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की। आगे पेनिसिलिन की खोज पूछे तो किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। विटामिन की खोज फंक। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार एडवर्ड जेनर को मिला था। तो एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का खोज किया था, ठीक। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने की थी। आगे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अब पूछ ले इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे परमाणु नाभिक पर धनावेश की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए, तो रदरफोर्ड ने की थी।
कंप्यूटर की खोज किसने की? तो चार्ल्स बेबेज ने की। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था, थॉमस एल्वा एडिशन। रेडियो के आविष्कारक तो मार्कोनी हो जाएंगे। फिर है टेलीविजन की खोज तो जे.एल. बेयर्ड ने की थी। सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन। ठीक। डायनामाइट की खोज किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सीमेंट की खोज एड एस्पेडीन ने की थी। फिर आगे देखते हैं खोज। एक्सरे की खोज तो रॉन्टजन ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। आंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन का है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW या HTTP पूछे। ठीक, तो ये सब खोज किसने की थी? तो टिम बर्नर ली ने की। फिर परमाणु बम की खोज ओपेनहाइमर ने की थी। और हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? एडवर्ड टेलर ने। परमाणु भट्टी की खोज एनरिक फर्मी ने की थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने। pH पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। और रक्त का pH मान अगर पूछा जाए कितना होता है तो 7.4 होता है। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे 15वां सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? तो गरबा नृत्य को। और ये कहाँ का नृत्य है? गुजरात को। ये 15वां हो जाएगा। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। भारत में वर्तमान में कुल कितनी विश्व विरासत हैं? तो 42 हैं। सांस्कृतिक विरासत स्थल पूछा जाए तो 34 हैं। ठीक, और इसमें देखते हैं प्राकृतिक कितने हैं? तो प्राकृतिक हैं 7। और मिश्रित विरासत स्थल कितना है? 1 सिर्फ, कंचनजंगा याद रखेंगे। पूछा है 39वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काकती रुद्रेश्वर, यहाँ पे कर लेंगे रुद्रेश्वर। रामप्पा मंदिर कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का होगा। और 40वें नंबर का कौन था? धोलावीरा, गुजरात में। फिर 41वें नंबर का अगर पूछा जाए तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसको हम शांति निकेतन कहते हैं, पश्चिम बंगाल। और 42वां अगर पूछा जाए विरासत स्थल तो होयसल मंदिर कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का। भारत में कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूछा जाए तो कितना है? 15वां। 15वीं क्या थी? गरबा, जो गुजरात की थी। यही जो गरबा गुजरात लिखा है, नवीनतम भी है 15वें नंबर की। फिर भारत के महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासत देख लेते हैं कौन कौन से पहले से शामिल हैं। तो रामलीला, योग, नवरोज उत्सव, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, कालबेलिया गीत, छाऊ नृत्य, नट संकीर्तन, ये जो है पहले से जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। अब कुछ मेले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो माघी मेला कहाँ का है? पंजाब। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। सोनपुर पशु मेला बिहार। पुष्कर मेला राजस्थान में। फिर है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा। नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश। ये हिंदू मुस्लिम एकता का, ये यहाँ पे कट कर देंगे। उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल मेला। वो कहाँ लगता है? वो लगता है आगरा में, सुलह कुल। आप लोग लिख लेंगे सुलह कुल मेला, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर असम में लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार। कुंभ मेला की शुरुआत करने वाला शासक कौन थे अगर पूछ ले? तो हर्षवर्धन। फिर हर्षवर्धन जो था किस वंश का था? तो पुष्यभूति वंश का शासक था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में जो है भारत आया था। वाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रियदर्शिका और रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। और कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी? तो वाणभट्ट ने लिखी थी। अब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव देख लेते हैं। कजली महोत्सव बुंदेलखंड का है। कालिंजर महोत्सव बांदा। ताज महोत्सव आगरा। शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। फिर बटेश्वर मेला आगरा में। कैलाश मेला भी आगरा में लगता है। गंगा पुष्करालू बनारस में। खिचड़ी महोत्सव मकर संक्रांति को कहते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में। बरसाना लठमार होली मथुरा में। फिर सभ्यता आप देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी स्थापना
ज़्यादातर सिंधु नदी घाटी में हुई है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं पे आपको 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मिल जाएगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता सब जॉन मार्शल द्वारा गढ़ा गया था। यह सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसका विस्तार दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल अगर पूछ ले तो माडा चिनाब यानी कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी तो दैमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी स्थल पूछ ले तो सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में पड़ता है, दासक नदी पास। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल अब पढ़ लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा और रंगपुर। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हड़प्पा के बारे में देते हैं। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर अगर पूछा जाए तो रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। फिर बनावली, तो बनावली स्थल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। बनावली स्थल की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। बनावली जिले में हल की प्रतिकृति खेत में मिली थी और वहाँ देवी माँ की मिट्टी मूर्ति भी मिली। कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ स्थल है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। तो इसकी पहली खुदाई 1951 में अमलानंद घोष ने और बाद में वी लाल और B.K. थापर ने 1961 में की थी। फिर इसकी खुदाई राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई थी। यहाँ पहली बार जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था? तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। फिर मोहनजोदड़ो, तो ये पाकिस्तान में स्थल पड़ता है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई R.D. बनर्जी ने की थी 1922 में। ये कहाँ स्थित था? तो सिंधु नदी पर स्थित था, सिंधु नदी के किनारे। इसकी खुदाई पाकिस्तान के सिंध में हुई थी और यहाँ एक बृहद स्नानागार और एक महान अन्नागार जो है मिला है। तो सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की पूछ लेता है तो महान अन्नागार हो जाएगा। फिर अब रंगपुर पढ़ते हैं। रंगपुर गुजरात में स्थल पड़ता है। रंगपुर गुजरात पश्चिमी भारत में एक पुरातत्व स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। 1931 के दौरान M.S. वत्स के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई शुरू हुई थी। यहाँ पे मृदभांड, धान की भूसी के ढेर मिले हैं। लोथल गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो लोथल की खुदाई S.R. राव ने 1954 में की थी। यह एक बंदरगाह वाला शहर था, यानी कि बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है या जाना जाता है। धोलावीरा भी गुजरात में पड़ता है। इसकी खुदाई J.P. जोशी ने 1967 में गुजरात के कच्छ इलाके के पास की थी। इसे कोटता टिब्बा भी कहा जाता है और ये 40वीं जो है मतलब यूनेस्को विरासत स्थल भी है, तो ये भी याद रखेंगे। इसे कोटता टिब्बा कहा जाता है। भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल है। फिर इसके पॉइंट कुछ और हैं। धोलावीरा स्थल एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली की स्थापना की गई थी। धोलावीरा ने सबसे लंबा शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसे हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेत शामिल हैं। इसे 3 मीटर लंबे तख्ते पर लगाया गया था। और रोपड़ कहाँ का है? तो पंजाब का स्थल है। इसमें वर्तमान नाम रूपनगर है जो पंजाब में है। सुतकांगेडोर, इसके खोजकर्ता B.B. लाल थे। सुतकांगेडोर पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान प्रांत में है और ईरान सीमा पर भी स्थित है। घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। सुरकोटदा देख लेते हैं। तो यहाँ घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। चंदूहड़ो मनके बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह स्थल लगभग विशेष रूप के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है, जिससे मनका निर्माण, सेल निर्माण और धातु कर्म, मुहर निर्माण और तौल निर्माण शामिल हैं। ये चंदूहड़ो के स्थल के बारे में विशेष जानकारी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं विटामिन। प्रमुख विटामिन स्रोत, उनकी कमी से होने वाले रोग पढ़ लेते हैं। देखिए विटामिन ए दिया है तो इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग रतौंधी।
और स्रोत गाजर, दूध, अंडा, फल ये सब खाने से जो है विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है। फिर विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन और होने वाले रोग बेरी। स्रोत मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B9 का नाम फोलिक एसिड, ठीक, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन, इससे कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग। इससे का स्रोत क्या है? मांस और दूध। अब विटामिन C देखते हैं। रासायनिक नाम इसका स्कार्बिक एसिड होता है। कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और स्रोत आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में, यानी कि जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। स्रोत सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध और अंडा। विटामिन N का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा? जनन शक्ति का कम होना या बांझपन होना। और स्रोत क्या? हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन K का रासायनिक नाम पूछा जाए तो फिलोक्विनोन होता है। कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का बनना। स्रोत पूछा जाए तो टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी सब वसा में घुलनशील हैं, ये दो जल में घुलनशील हैं। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चौथे नंबर पर स्थान आता है। अगर पांचवा पूछ ले तो गुजरात हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला पूछ ले तो केरल, और सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा का। भारत का सबसे साक्षर राज्य पूछ ले तो केरल हो जाएगा और सबसे कम साक्षर राज्य तो बिहार। पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? नई दिल्ली में। पूरे भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में। ये यूटी है, यूटी के बारे में, ठीक। वैसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, ठीक। हम देश और राजधानी देख लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, ईरान की राजधानी तेहरान, मालदीव माले, तुर्की की राजधानी अंकारा, पेरू लीमा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, कनाडा की ओटावा, ऑस्ट्रिया की वियना, ब्रूनिया की राजधानी बंदर सेरी बागवान, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, इंडोनेशिया की नूसंतारा, कजाकिस्तान की अस्ताना, किर्गिस्तान की बिश्केक, उज्बेकिस्तान की ताशकंद और तजाकिस्तान की दुशांबे, अजरबैजान की राजधानी बाकू, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ठीक। इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? सेठ थाविसिन, सावो थाविसिन है, यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे। थाईलैंड की मुद्रा थाई बाथ, किंगडम ऑफ थाईलैंड सियाम, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। म्यांमार से सीमा बनाने राज्य कौन कौन से हैं उत्तर भारत के? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार की राजधानी नैपीदा और गोल्डन पैगोडा कंट्री भी म्यांमार को कहा जाता है। माउंट पोप ज्वालामुखी भी म्यांमार में है। अराक्यो म्यांमार पर्वत श्रृंखला भी म्यांमार में है। और क्या क्या है ईरान म्यांमार में? इरावती नदी म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। हम देखते हैं ऑपरेशन करुणा म्यांमार, कलादान प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के बीच में। मिचोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसका नामकरण भी किसने किया था? म्यांमार ने किया था। अब बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना है। संप्रीति अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच होता है। मैत्री युद्ध अभ्यास मैत्री सागर,
तो ये भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। मैत्री डीजल पाइपलाइन भी भारत बांग्लादेश के मध्य। कुशियारा नदी जल समझौता भारत बांग्लादेश के बाद। चटगांव बंदरगाह भी भारत और बांग्लादेश। चटगांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश में पड़ता है। और मालदीव की राजधानी माले। मालदीव के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़ू। एक्रोन अभ्यास भारत मालदीव के मध्य। एकता अभ्यास भारत मालदीव। एकता बंदरगाह मालदीव में पड़ता है। मालदीव की संसद का नाम पीपुल्स मजलिस। अगर पूछ रहा जाए स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से होते हैं? नॉर्डिक देश। तो आइसलैंड एक है, इसकी राजधानी रेक्याविक। और दूसरा देश है नॉर्वे, राजधानी ओस्लो है। स्वीडन है तीसरा देश, स्टॉकहोम। फिनलैंड हेलेंस्की। और पांचवा है डेनमार्क, कोपेनहेगन। ये 5 देशों को मिलाकर नॉर्डिक देश या स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। ठीक, अब बाल्टिक देश कौन कौन से है देख लेते हैं। बाल्टिक देश में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इनकी राजधानी भी याद कर लेंगे, तल्लीन। लातविया की रीगा और लिथुआनिया की विल्नियस। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, सोमालिया की मोगादिश और जिबूती की जिबूती सिटी। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज की क्लास में हमने पढ़े। अब अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।